हम 2-3 फरलांग से सड़क पर चलते रहे। एक मुनासिब जगह देखकर सड़क को छोड़ दिया। अजीब सा मोहल्ला था। रात गए भी अक्सर घरों में रोशनी नजर आ रही थी। गली में भी थोड़े थोड़े फासले पर कराहत आमेज चेहरे नजर आए। चंद उधेड़ उम्र जवान खवातीन भी सुर्खी पाउडर के साथ दिखाई दी। यूं लग रहा था कि किसी की मुंतजिर हो। एक दो औरतों से आइए ना बाबू सुनकर मुझे माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने लौरा की परवाह भी न की थी जो मेरे साथ चल रही थी। लौरा बोली, ये सारी कॉल गर्ल्स हैं। उसने भी पहचान लिया था। मैंने ख्याल जाहिर किया, लगता है किसी ऐसे ही मोहल्ले में आन फंसे हैं और शायद ये जगह महफूज भी हो। उसने तीखे लहजे में पूछा, राजा तुम्हारी नियत क्या है? मैंने उसे मतून किया, थोड़ी देर पहले इतनी तारीफें कर रही थी, इतनी जल्दी अपनी राय से रुजू कर लिया। वो खिलखिलाई, मर्द को बिगड़ते देर तो नहीं लगती ना। मैंने कहा ऐसा नहीं है और इकट्ठे ही रहेंगे। वो इत्मीनान से बोली, जो मुनासिब समझो। उसी वक्त एक मकरूह सूरत मर्द 2 कदम लेकर करीब हुआ। बोला, शायद ये नकाब वाली तुम्हें खुश न कर सके। हमारे पास हर उम्र, हर रंग, हर नस्ल का माल दस्तयाब है बाबू, एक बार मौका देकर देखो। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, भगवान का खौफ करो यार, इतनी मुश्किल से अपनी मोहब्बत पाई है। उसने पीले दांतों की नुमाइश की। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए बाहर का खाना भी चख लेना चाहिए। मैंने कहा, इसके बहुत मौके मिलेंगे और ये बताओ रिहाइश का बंदोबस्त हो जाएगा जहां मैं सुकून से अपनी महबूबा के साथ रात गुजार सकूं। वो मक्कारी से बोला, नए नवेले जोड़े के लायक एक कमरा है तो सही, बिल्कुल महफूज, जहां पुलिस की चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अलबत्ता कमरे का किराया सुनकर लोग पीछे हट जाते हैं। मैं डींग मारने के अंदाज में बोला, तुम किराया बताओ, अपनी महबूबा के लिए इतनी कुर्बानी तो दे सकता हूँ। वो बोला, 2000 खर्च करने पड़ेंगे। मैं बिदकते हुए बोला, इतनी ज्यादती तो ना करो, 5 स्टार होटल तो नहीं है कि एक रात का 2000 लगे। उसने हातिम ताई की कब्र पर लात मारी, तो 100 कम दे दो। मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा 1500 दे सकता हूँ। मैंने जानबूझकर सौदेबाजी की ताकि हम उसे मशकूक न लगे। वो फौरन मान गया, ठीक है निकालो पैसे। मैंने कहा, जगह तो दिखाओ, अगर अच्छी लगी तो हो सकता है हम शादी के बाद भी चंद दिन वहाँ गुजारना पसंद करें। वो खुशदिली से सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। बोला, चलो। उसकी मैयत में हम एक पुराने मकान में दाखिल हुए जिसमें काफी कमरे थे। कुछ कमरों के दरवाजे अंदर से बंद थे, कुछ के दरवाजों के पट खुले थे। गालिबन वो मेहमानों के मुंतजिर थे। बरामदे से गुजरते हुए मुख्तलिफ कमरों के अंदर से चूड़ियों की खनखनाहट और दबी दबी हंसी सुनाई देती रही। वो हमें कोने के एक कमरे में ले गया। कमरे की अंदरूनी हालत तवक्को से ज्यादा बेहतर थी। पुराना सा डबल बेड जिस पर साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी, 2 तकिए जिनके खिलाफ नए तो नहीं अलबत्ता धुले हुए जरूर थे, 2 फोम वाली कुर्सियां, अटैच बाथ, खिड़की पर लटके रंगदार पर्दे, छत का पंखा, रोशनी का खातिर खा इंतजाम। मजमूई तौर पर वो रहने के काबिल था। उसने दाद चाहने वाले अंदाज में पूछा, कैसा है बाबू? मैंने 500 वाले 3 नोट उसकी जानिब बढ़ा दिए, बेहतर है। उसने आंख मीची, पीने पिलाने का शौक है तो बंदोबस्त हो सकता है। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, जगनीश। मैं रुखाई से बोला, जगनीश साहब, थोड़ी तन्हाई दरकार है। वो मानी खेज कहकहा बुलंद करता हुआ बाहर निकल गया। दल्लाल के निकलते ही लौरा ने नकाब उतारते हुए कराहत आमेज लहजे में कहा, कितनी गंदी जगह पर ले आए हो। मैंने पेशकश की, तुम्हारी नजर में इससे बेहतर जगह है तो वहाँ चलते हैं। वो मोतरिज हुई, एक ही बिस्तर पर कैसे लेटेंगे? मैंने पेशकश की, कमरे में चारपाई लगाने की गुंजाइश है, मैं मंगवा लेता हूँ। वो बेड पर गिरते हुए बोली, खैर इतने भी बेएतबारे नहीं हो कि चारपाई मंगवाने पर जोर दूं। मैं मानी खेज लहजे में बोला, गोया इसे डेट की दावत समझूं। वो मुंह बनाते हुए बोली, गालिबन तुम चारपाई लाने जा रहे थे। मैंने उज्र पेश किया, वैसे वो सोचेगा तो जरूर के 2 प्रेम पंछी अलहदा अलहदा क्यों सो रहे हैं। उसने कहकहा लगाया, कह देना अब तक शादी नहीं हुई, और मशरकी लड़कियां तो शादी से पहले करीब नहीं आने देती ना। मैं हंसता हुआ बाहर निकल गया। जगनीश के अलावा किसी से वाकफियत नहीं थी, ना मालूम उसने कहाँ मिलना था। एक लड़का सिगरेट के कश लगाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने आवाज दी, लड़के जगनीश कहाँ मिलेगा? वो रुकते हुए बोला, जगनीश उस्ताद के कमरे की तरफ जा रहा था। मैंने पूछा, और उस्ताद का कमरा कहाँ है? वो बोला, दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के दाएं जानिब वाला पहला कमरा। शुक्रिया दोस्त कहकर मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही मैं दाएं तरफ के पहले कमरे की तरफ बढ़ा। दस्तक के लिए हाथ उठाया ही था कि जगनीश के अल्फाज सुनकर चौंक गया। माँ कसम उस्ताद सच कह रहा हूँ, साले के बैग में नकदी ना भी हो तो जेवर तो लाजमी मिलेगा। लड़की भी जबरदस्त है, इतने सफेद हाथ हैं साली के कि छूने से मैले हो जाएं, और घरेलू माल की तो मांग भी बहुत ज्यादा है।
एक भारी आवाज उभरी, किसी बड़े खानदान की हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जगनीश ने गलीज लहजे में उस्ताद की हिम्मत बढ़ाई। आप डरने कब से लग गए उस्ताद? उसके यार का गला काट कर फेंक देंगे और साली ने ताउन न किया तो चंद बड़े गाहकों को पेश करने के बाद यार के पीछे भिजवा देंगे। इस दौरान खुद भी मुस्तफीद हो लेंगे। ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। उस्ताद ने मकरूह अंदाज में कहा, चलो फिर सुहाग रात इसी कमरे में मना लेते हैं। बिलाशुबा मैं तेजी में दुरुस्ती भूल गया था। अगर चारपाई के लिए उसके पीछे न आया होता तो बेखबरी में भारी नुकसान उठाना भी पड़ सकता था। अब उनसे वहीं निपटना जरूरी हो गया था। उनके बाहर निकलने से पहले मैं दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। साइलेंसर लगे पिस्तौल की झलक देखते ही उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुफ्तगू की इब्तिदा जगनीश ने की। क्या बात है बाबू? मैंने कहा, शायद मेरे पास जा रहे थे, तुम्हें जहमत से बचाने के लिए मैं खुद हाजिर हो गया हूँ। वो बोला, नहीं। उसने सफाई देनी चाहिए, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले मेरी भरपूर लात उसके पेट में लगी। वो उछलकर लकड़ी की कुर्सी पर गिरा और उसे तोड़ता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। उस्ताद संभल कर बोला, जवान, हमारे साथ पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। मैंने कहा, पंगा नहीं ले रहा उस्ताद, कत्ल करने आया हूँ। तुम्हारा बोझ धरती के सीने से हटाना सबसे बड़ी नेकी है। ये कहते हुए मैंने जगनीश की खोपड़ी में गोली ठोक दी। वो औंधे मुंह गिरकर हाथ पांव झटकने लगा। उस्ताद ने दहशतज़दा लहजे में कुछ कहना चाहा। तुम? मैंने कहा, बहस का वक्त नहीं है, और मैंने अगली गोली उसके सर में उतार कर उसे जगनीश के पास भेज दिया। ऐसे गलीज किरदार मुआफी के काबिल नहीं होते। न जाने हव्वा की कितनी बेटियों को निशान इबरत बना चुके थे, कितने बेगुनाहों से जीने का हक छीन चुके थे। तभी तो अल्लाह पाक ने उनकी ढीली रस्सी खींचने के लिए मुझे वहां भेजा। बिलाशुबा कानून हाथ में लेना या लोगों की जिंदगी मौत के फैसले करने का इख्तियार मेरे पास नहीं था, न मुझे ऐसा शौक ही था। मगर दौरान मिशन ऐसे किसी भी किरदार से वास्ता पड़ने पर खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान हो या इंडिया, कानून बिल्कुल बेबस और लाचार है। पुलिस की अक्सरियत रिश्वतखोर, भत्ताखोर और उमरा के घर की बांदी है। आटे में नमक के बराबर जो ईमानदार हैं, उन बेचारों को सिस्टम चलने नहीं देता और वो खामोश तमाशाई बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आए रोज कानून शिकनी की दास्तानें, मजलूमों पर तशद्दुद के वाकयात, सिन्फ नाजुक से ज्यादती और इस्मत दरी के लर्जा खेज हादसे, कत्ल गारत, डकैतियां और माशरे में फैली नाइंसाफी से हर इंसान के दिलो दिमाग इतने मुतासिर हुए हैं कि बस चलने पर मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाना नेकी ख्याल किया जाता है। और यकीनन मेरा शुमार भी निचले तबके से है। मैं कैसे नेकी से महरूम रहता। पहले सोचा इनकी लाशों को बेड के नीचे छुपा कर वहीं रात गुजारी जाए, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है। नामालूम इन खबीसों की रात की मसरूफियात क्या होती हैं। अगर इनकी ढूंढिया पड़ जाती तो मसला खड़ा हो सकता था। कम से कम एक गवाह ऐसा मौजूद था जिसे मेरे वहां आने की बाबत पता था। उनकी लाशें छुपाने का वक्त नहीं था। कमरे से निकलकर मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया और नीचे उतर गया। लौरा आंखें बंद किए आराम से लेटी थी। जल्दी करो, जाना है। अंदर दाखिल होते ही मैंने ऐलान किया। वो उछलकर उठ बैठी। खैर तो है? मैंने कहा, फिलहाल तो खैर है, मगर जूं ही लाशें मिलेंगी हम मुश्किल में फंस जाएंगे। उसने पूछा, किन की लाशें? पाँव में जूते डालते हुए उसने हैरानी जाहिर की। बैग कंधों में डालते हुए मैं मजाहिया लहजे में बोला, जो मेरे कत्ल और तुम पर कब्जे का मंसूबा बनाए हुए थे। वो शरारती अंदाज में बोली, तुम्हें गुस्सा अपने कत्ल के मंसूबे पर आया या मुझ पर कब्जे की जसारत पर? मैंने बुर्का उसकी तरफ फेंका। अच्छा सवाल है। मुंह बसोरते हुए वो बुर्का डालने लगी। बोली, मगर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 2-3 मिनटों के अंदर तैयार होकर हम बाहर आ गए। इमारत के अहाते में चंद अफराद नजर आए, मगर हमसे किसी ने तारुस नहीं किया था। इमारत से निकलकर हम तेज कदमों से चलते हुए मोहल्ले से बाहर आ गए। जल्द ही खाली टैक्सी मिल गई थी। मोहल्ले से चंद किलोमीटर दूर आकर हमने टैक्सी वाले को फारिग कर दिया। मेरे साथ कदम मिलाते हुए वो मुस्तफसिर हुई, अब बताओ क्या हुआ था? मैंने तफसीलन सब कुछ दोहरा दिया। वो तानाजन हुई। मैं तो पहले ही वहाँ जाने से मना कर रही थी। मैंने सफाई दी, क्या पता था ऐसे खबीसों से वास्ता पड़ेगा। मुंह बसोरते हुए उसने मौजू तब्दील किया। मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, कोई ठिकाना मिल नहीं रहा और इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है कि तुम्हारा सर गोद में रख कर सड़क पर बैठ जाऊं। उसने शरारती अंदाज में तंज किया, हर किसी के सामने बीवी बनाने पर तुले रहते हो और गोद में नहीं सुला सकते। मैंने कहकहा लगाया, तुम बीवी के हुकूक की बजा आवरी वाली बनो, गोद में सुलाना मुश्किल नहीं है। मेरी पीठ पर घूंसा रसीद करते हुए वो खिसियाते हुए बोली, बकवास का कोई मौका हाथ से मत जाने दो। मैंने मशवरा दिया, किसी घर की छत पर चढ़कर सोते हैं, बाकी सुबह देखा जाएगा। कहने लगी, कोई खाली घर मिल जाता तो मजा आ जाता। मैंने कहा, खाली घर तलाश करने का वक्त नहीं है, भरे हुए घर पर ही इक्तिफा करना पड़ेगा। वो नजदीकी गली की जानिब मुड़ गई। चलो फिर। गली के शुरू ही में लोहे के बोर्ड पर हनुमान नगर लिखा हुआ नजर आया।
अगर मैं अकेला होता तो किसी पार्क या फुटपाथ पर भी सो जाता, मगर लॉरा की वजह से ये मुमकिन नहीं था। रात 2/3 गुजर चुकी थी। हम मुसलसल सफर में थे। गो स्नाइपर जिस्मानी लिहाज से मजबूत होते हैं, तकालीफ और सख्तियां झेलने में आम लोगों से बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन होते तो गोश्त पोस्त के इंसान ही हैं। और थकावट, बेआरामी, भाग दौड़ इंसान की सलाहियतों पर असरअंदाज होती है। ताज़ा दम होने के लिए भरपूर नींद की जरूरत होती है और उस वक्त हमें भी नींद चाहिए थी। गलियों में लोगों की आमदोरफ्त खत्म हो गई थी। अलबत्ता 1-2 घर के बाहर चौकीदार बैठे हुए नजर आए। 1-2 गलियां मुड़ने के बाद एक मकान हमें मुनासिब लगा। गली में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ कुत्ते का खौफ था कि घर में कुत्ते की मौजूदगी हमारा भांडा फोड़ देती, मगर खतरा मोल लेना जरूरी था। बैग लॉरा के हवाले करके मैंने उछलकर दीवार का सिरा पकड़ा और हाथों के बल पर उठ गया। लम्हा भर दीवार के ऊपर गुजार कर मैंने सहन में निगाह दौड़ाई। कोई खतरा नजर न आने पर एहतियात से अंदर कूद गया। नीचे उतरकर 1-2 मिनट दीवार की जड़ में दुबका रहा। कोई रद्द अमल जाहिर न होने पर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर बड़े और जेली दरवाजे पर लटकते तालों ने मेरा मुंह चिढ़ाया। मजबूरन मुझे दोबारा दीवार पर चढ़ना पड़ा। लॉरा दरवाजा खुलने की मुंतजिर थी। मैंने श करके उसे मुतवज्जे किया। वो करीब आई। उससे बैग लेकर मैंने दीवार के रास्ते अंदर आने का कहा और दोबारा अंदर कूद गया। मिनट भर के बाद वो मेरे पास थी। बैग कंधों में डालकर मैं खड़ा हो गया। बरामदे पर लगा बल्ब छोटे से सहन में उजाला कर रहा था। अंदरूनी इमारत की बगल के साथ लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। हम मोहतात अंदाज में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गए। छत काफी कुशादा थी। जदीद तर्ज के मकान के सारे कमरों की एक ही छत थी। ये कच्चे कोठे नहीं थे कि छत पर चलने वाले के पांव की आवाज अंदर सुनाई देती। उसके बावजूद हम मोहतात अंदाज में चलते हुए छत के दरमियान में पहुंचे और एक दूसरे से चंद फुट फासला रख कर लेट गए। बैग मैंने लॉरा के हवाले कर दिया था ताकि बतौर तकिया सर के नीचे रख सके। बुर्का उतार कर उसने नीचे बिछा दिया। बिलाशुबा वो भी तरबियत याफ्ता स्नाइपर थी, मगर उसका औरतपन किसी भी सहूलत पर पहला हक उसे देता। हम दोनों का एक साथ सोना भी मुनासिब नहीं था। इस वजह से मैंने आंखें बंद करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लॉरा अलबत्ता इत्मीनान से सो गई। जल्द ही भारी सांसों की आवाज उसके गहरी नींद में होने का पता देने लगी। मेरी पलकें भी भारी होने लगी। मजबूरन मुझे उठकर बैठना पड़ा। नींद भगाने के लिए मैं बारी बारी चारों कोनों पर जाकर दाएं बाएं इलाके का जायजा लेने लगा। मकान के दाएं और सामने से गली गुजर रही थी। 2 जानिब दूसरे मकानों की दीवार मिली थी। बाईं जानिब के मकान की छत का फासला 2-3 फुट के बकदर होगा। घंटे भर के जायजे के बाद मैं लॉरा के पास लौट आया। वो बेसुध लेटी थी। मैंने आलती पालती मारकर आंखें बंद की और अपनी पलवशे के पास पहुंच गया। मलगजा उजाला होते ही मैं पानी की टैंकी के साथ जा बैठा। लॉरा लेटने की वजह से दूर से नजर नहीं आ सकती थी। तुलुए आफ्ताब के साथ लॉरा ने आंखें खोल दी। बैठकर तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए उसने मेरी तरफ सर घुमाया और बैग और बुर्का उठाकर करीब आ गई। मेरे करीब बैठते हुए उसने टैंकी की दीवार से टेक लगा ली। तुम्हें नींद नहीं आई? मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरी आंखों में झांकते हुए वो मुस्कुराई। तुम्हारे ख्याल में एक का जागना जरूरी था, है ना? मैं तंजिया अंदाज में बोला। तुम्हारा ख्याल क्या कहता है? वो बिगड़ कर बोली, तंज की जरूरत नहीं है। नींद आई थी तो जगा देते, इतनी कमजोर तो नहीं हूँ। मैंने कहा, शिकवा किसने किया है? वो खफगी से बोली, अपने लहजे पर गौर करो। मैंने कहा, मैंने तंज तुम्हारे सोने पर नहीं, तुम्हारे मशवरे पर किया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं दोनों का एक साथ सोना कितना नुकसानदेह हो सकता था? उसने नरमी से मशवरा दिया। अच्छा, अब सो जाओ। टैंकी घंटा डेढ़ तो धूप से बचाएगी। और मैंने आंखें बंद कर लीं, यहाँ तक कि धूप ने तेज होकर जागने पर मजबूर किया। घंटे डेढ़ की नींद ने चाको चौबंद कर दिया था। हम पानी की टैंकी के गरबी जानिब बैठे थे, मगर धूप सर पर आ गई थी। गो मौसम काफी हद तक तब्दील हो गया था। अक्टूबर में धूप इतनी सख्त नहीं होती थी, फिर भी बेआराम कर रही थी। लॉरा ने इत्तला दी, साथ वाले मकान की छत पर एक औरत गीले कपड़े बिछा रही है। हम पर नजर पड़ी। काफी गौर से देख रही थी, मगर कुछ कहे बगैर नीचे उतर गई। मैं फिक्रमंदी से बोला, कब? मेरा मतलब कितनी देर हो गई है? उसने अंदाजा लगाया, 8-पौन घंटा हो गया होगा। मैं फौरन खड़ा हो गया। अहमक औरत, मुझे जगा दिया होता। वो सरासीमा हुई। क्यों? मैंने वजाहत की। बेशक वो हमें ना पहचान सके, मगर इतना अंदाजा आसानी से कर सकती है कि हम उसके घर के नहीं हैं। वो मोतरिज हुई। दूसरी छतों पर भी इक्का दुक्का अफराद नजर आ रहे हैं। बैग कंधों में पहनते हुए मैंने उसे समझाया, बाकी किसी काम के लिए छत पर चढ़ते होंगे, हमारी तरह टैंकी से टेक लगाए कोई नहीं बैठा। उसने तकरार की, एक लड़की और लड़के को जब कोई पहलू बपहलू बैठे देखेगा तो उसका ध्यान किधर जाएगा? मैं झल्लाते हुए बोला, जब खोपड़ी में भेजा ना हो तो ऐसे ही सवालात जन्म लेते हैं। वो मोतरिज हुई। ये मेरी दलील का जवाब नहीं है।
मैंने कहा, बेवकूफ, इतने करीबी पड़ोसी क्या घर के मकीनों से वाकिफ नहीं होंगे? अनजान लड़की और लड़के को देखकर घर वालों से पूछेंगे नहीं तुम्हारी छत पर दो प्रेम पंछी क्या कर रहे हैं? और जब मकीन पहचानने से लाइल्मी जाहिर करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? वो नादिम हुई, बोली, सॉरी, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने अंदाजा लगाया यकीनन चंद मिनट के बाद वो दोबारा भी ऊपर आई होगी। लॉरा ने असबात में सर हिलाया, बोली, आई तो थी, मगर हमारी तरफ देखे बगैर कपड़ों को दुरुस्त किया और लौट गई। सीढ़ी की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं तिलमिलाते हुए बोला, तुम्हारी अक्ल तब भी घास चरती रही? वो रूहान सी हुई, अच्छा अब सॉरी कह दिया ना। और मेरे ख्याल में वो फिक्रा मुकम्मल न कर पाई कि पुलिस गाड़ियों के सायरन ने उसे मुतवहश कर दिया। कि क्या? मैंने उसकी सोच उचकी। हाँ, ये हमारी मेजबानी के लिए आ रहे हैं। और सीढ़ियां उतरने की बजाय दूसरे मकान की तरफ बढ़ गया। अगर पुलिस वाकई उसी मकान की तरफ आ रही थी तो गाड़ियों को वहां पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा वक्त न लगता। हम मकान से निकलकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे, उसकी बजाय छतों पर भागकर दूर निकलना ज्यादा मुनासिब रहता। 2-3 फुट का फासला फलांग कर हम जूं ही दूसरी छत पर कूदे, उसी लम्हे सीढ़ियों से एक औरत का सर उभरा। हमें देखते ही वो सुर्रत से वापस पलटी। यकीनन हमारी मुश्किलात बढ़ाने वाली वही थी। एक बार तो जी किया कम से कम उसे डांट ही दूं, मगर फिर वक्त की कमी आड़े आ रही। यूं भी उसका फेल उसूलों के खिलाफ नहीं था। हम कानून की नजर में मुजरिम थे और ऐसे अनजान लोगों के बारे में पुलिस को मुत्तला करना उसका फर्ज था। जब तक हम दूसरे मकान से तीसरे मकान पर मुंतकिल होते, पुलिस की गाड़ियां उसके घर के सामने पहुंच गई थी। एजेंसियों और पुलिस के तरीकाकार में बुनियादी फर्क यही है कि पुलिस साज बाजे के साथ मुजरिमों की सरकूबी के लिए रवाना होती है। यूं जैसे ऐलान करती आ रही हो कि भागना है तो निकल जाओ वरना हम पकड़ने आ रहे हैं, जबकि एजेंसी वाले हदफ को खामोशी से घेरने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा था कि हमारी अच्छी खासी वर्जिश होने वाली है। SR-1 का वजन तकरीबन 8.5 किलोग्राम था। उसका एमुनिशन, स्नाइपिंग का दूसरा सामान, 20 लाख की रकम, ये सब मिलकर 11-12 किलोग्राम के बकदर बन रहा था। और ये वजन तेज रफ्तारी से हरकत करने में रुकावट डाल रहा था। तीसरे मकान की छत पर प्लास्टिक की 2 छोटी टैंकियां पड़ी थीं। फौरन फैसला करते हुए मैंने एक टैंकी का ढक्कन उठाकर बैग के अंदर फेंक दिया। SR-1 का अपना बैग वाटरप्रूफ था, रकम भी मोमी लिफाफे में थी और फिर प्लास्टिक का मजबूत बैग भी पानी के खिलाफ बेहतरीन ढाल था। और हनुमान नगर का वो मकान तलाश करना बिल्कुल आसान था। ये अवामिल मेरे फैसला करने को आसान बना गए थे। फिलहाल जान बचाने की जरूरत थी। सामान बाद में वसूल किया जा सकता था। अलबत्ता इत्तेफाक से घर वाले टैंकी को खोल कर देख लेते तो उनके वारे न्यारे हो जाते। लॉरा ने मेरे फेल पर कोई तबसरा नहीं किया था, अलबत्ता मुझे रुकते देखकर उसके कदम भी थम गए थे। टैंकी का ढक्कन बराबर करके मैं भाग पड़ा। मेरा साथ देते हुए वो कहने लगी, कहीं टिकने ही नहीं दे रहे। मैं तंज करने से बाज न आया और कहा, तुम बेवकूफी न करती तो कम से कम आराम से रुखसत होते। वो चुप हो गई। पुलिस की गाड़ी के सायरन आगे बढ़ाए। यकीनन उन्हें हमारे भागने की बाबत और समत का पता चल चुका था। चौथे मकान की छत उबूर करते ही आगे गली का खला था जो 15-16 फुट से ज्यादा था और कोई लॉन्ग जंप का खिलाड़ी ही उसे फलांगने का हौसला कर सकता था। हम छत से रोशनदान के छज्जे और वहां से खिड़की के छज्जे पर मुंतकिल हुए। उसके बाद जमीन पर कूदना मुश्किल न था। वो घर हमारे लिए चूहेदान साबित हो सकता था। बाहर निकलो। लॉरा की सवालिया नजरों का जवाब देते हुए मैं दीवार की तरफ बढ़ा। उसी वक्त सफेद रंग का एक छोटा सा कुत्ता किसी कोने से बरामद हुआ और भौंकने लगा। एक बार तो उसे चुप करवाने का सोचा, मगर फिर ये फालतू लगा। खामखा उसे हलाक करना मुनासिब न था। उसकी जिम्मेदारी अजनबियों की निशानदही करना थी और बेचारा वही तो कर रहा था। दीवार की ऊंचाई 7 फुट के करीब थी। हमें फलांगने में कोई दिक्कत न हुई। गली में कूदते ही मेरी बातें खिल गई थी। सामने दुकानों की कतार थी। एक मुनहनी सा लड़का मोटरसाइकिल की सीट पर बैठा आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहा था। मुझे वो गायबाना इमदाद लगी। वो आम मोटरसाइकिल थी। मैं सुर्रत से आगे बढ़ा। पुलिस गाड़ियों के सायरन गली के नुक्कड़ तक पहुंच गए थे। मैंने जेब से पिस्तौल बरामद किया। तुम थोड़ी देर पैदल चलने का कष्ट उठाओ महाराज। पिस्तौल की बैरल से मैंने लड़के को पीछे हटने का इशारा किया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। फौरन उठकर पीछे हो गया। चाबी इग्निशन में ही थी। चाबी घुमाकर मैंने किक लगाई और लॉरा के बैठते ही गियर लगाकर आगे बढ़ गया। तभी पुलिस की जीप ने मोड़ काटा। लोगों की चीखों पुकार से अंदाजा हुआ कि वो उन्हें हमारी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। गली काफी कुशादा थी और जीप तेज रफ्तारी से हमारे करीब पहुंच सकती थी। मैंने रेस घुमाकर रफ्तार बढ़ाई। चौथे गियर में मोटरसाइकिल खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ गई। गलियों में ज्यादा रुकावटों की वजह से तेज रफ्तारी उमूमन नुकसानदेह होती है, लेकिन वो वक्त
सोच का नहीं था। पुलिस जीप का सायरन और हॉर्न भी तसलसल से बजना शुरू हो गया था। लॉरा ने फिक्रमंदी से मशवरा दिया, राजा रफ्तार बढ़ाओ। मैंने सामने से आने वाली मोटरसाइकिल को बचाया। अचानक माहौल तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लोग भाग कर दुकानों में घुसने लगे। एक फेरी वाला अपनी रेडी गली के वस्त में लाकर पीछे पलटने का मोड़ काट रहा था। फायरिंग सुनते ही सरसीमा होकर रेडी को वहीं छोड़ा और एक दुकान में घुस गया। बड़ी मुश्किल से मैंने मोटरसाइकिल को रेडी से टकराने से बचाया था। एकदम ब्रेक लगाने की वजह से मोटरसाइकिल गिरने वाली हो गई थी। हैंडल मोड़कर मैं रेडी के अकब से निकला। एक बार फिर तड़तड़ हुई। लॉरा के होंठों से जोरदार कर्रा खारिज हुई। रफ्तार बढ़ाते हुए मैं मुतवहश हुआ। क्या हुआ? वो बमुश्किल बोली, गोली लगी है। मैंने घबराते हुए कहा, संभल कर बैठना, और मैंने रफ्तार मजीद बढ़ा दी। तड़तड़ाहट फिर गूंजी। गोलियां शां शां की आवाज से मेरे सर के ऊपर से गुजरी। पुलिस वालों की बौखलाहट पर हैरानी हो रही थी, क्योंकि सरे बाजार गोलियां चलाना अहमकाना फेल और इख्तियार से तजावुज करना था। वहां आम लोग मौजूद थे। फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी कि यूं फायर खोला जाता। लॉरा ने सर मेरे कंधे पर टेक दिया था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हो गई थी। गोली कहाँ लगी है? बगली गली में मोटरसाइकिल मोड़ते हुए मैंने धड़कते दिल से पूछा। वो बमुश्किल बोल पाई, कमर पर। गोली लगने की तकलीफ और फिर मोटरसाइकिल की गैर आरामदेह सवारी, वो दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। बगली गली में बाजार की निस्बत बहुत कम भीड़ थी। रफ्तार आखिरी हद तक बढ़ाते हुए मैंने हिदायत की, मेरी कमर कस कर पकड़े रहो। उसका बायां हाथ बगल से नीचे मेरे पेट पर आ गया, जबकि दूसरा हाथ गालिबन जख्म पर धरा था। मैंने भी हिदायत देना जरूरी समझा, जख्म को दबा कर रखना। मोटरसाइकिल की निस्बत जीप को मोड़ काटने में चंद लम्हे लगे थे। इस दौरान मैं एक तंग गली के नजदीक पहुंच गया था, जहां जीप का दाखिला मुमकिन न था। मैं फौरन अंदर घुस गया। दो लड़के पहलू ब पहलू चलते हुए आ रहे थे। मुझे तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता देखकर दीवार से लग गए थे। जो ही तंग गली से मुल्हिक पहली गली आई, मैंने मोटरसाइकिल उसमें मोड़ दी, क्योंकि तंग गली की नुक्कड़ पर खड़े होकर पुलिस वाले हमें निशाना बना सकते थे। उस गली में थोड़ा आगे बढ़ते ही एक नौजवान लड़की लड़के के हाथों में हाथ डालते मटकते हुए आती दिखाई दी। उसके गले में सुर्ख रंग का दुपट्टा मफलर की तरह झूल रहा था, और यकीनन उसकी गर्दन से ज्यादा लॉरा के जख्म को उसके दुपट्टे की एहतियाज थी। मोटरसाइकिल रोकते हुए मैंने स्टैंड पर लगाया। मेरा सहारा हटते ही लॉरा ने सीट पर हाथ टेक दिए। गोली उसके दाएं पहलू में लगी थी। उसका दायां पहलू, कूल्हे और दाईं टांग खून से लाल हो गई थी। खून मुसलसल नीचे टपक रहा था। मैं बगैर किसी तमहीद के लड़की को मुखातिब हुआ, माजरत बहन, मगर आपका दुपट्टा मुझे चाहिए। वो शिश्तर रह गई। लड़के ने गैरत का मुजाहिरा करना चाहा। ओए तुम। मैंने नेफे से पिस्तौल बरामद किया। बहस का वक्त नहीं है दोस्त। लड़की ने फौरन फैशनी दुपट्टा मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब भाई ये लें। मैंने कहा, दोबारा माजरत चाहता हूँ, मगर मेरी साथी जख्मी है। मैंने सफाई देना जरूरी समझा कि बाद में बेचारे कुड़ कर अपना खून जला लेते। लड़के ने भी फराख दिली का मुजाहिरा किया। बोला, कोई बात नहीं दोस्त। वैसे भी हथियार मुखालिफ के गुस्से पर ठंडे पानी से ज्यादा असरअंदाज होता है। मैं उसकी बात सुनने रुका नहीं था। पिस्तौल नेफे में उड़सते हुए मैं लॉरा के करीब हुआ। अपनी कमीज का दामन सामने से फाड़कर मैंने तह करके गद्दी बनाई और लॉरा के जख्म पर रख कर ऊपर से दुपट्टा कसकर बांध दिया। खून रोकना निहायत जरूरी था। जख्म कारी था या नहीं, ज्यादा खून बह जाना उसे नाकारा कर सकता था। वो होंठ भेंचे दर्द भरी सिसकियां ले रही थी। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें बंद हो गई थी। नौजवान जोड़ा हमारे करीब रुक गया था। भाई, करीब ही एक क्लिनिक है, ये मशवरा लड़की ने दिया। यकीनन अपने दुपट्टे का सही मसरफ देखकर उसके दिल पर से गुबार धुल गया था। मैंने सीट संभालते हुए कहा, शुक्रिया बहन। उनसे क्लिनिक का पता दरियाफ्त करने की जहमत न की कि क्लिनिक में जाना अपनी गर्दन फंदे में देने के मुतरादिफ था। लॉरा ने मेरे कंधों पर सर टेक कर मेरे पेट पर हाथ बांध लिए। अब उसकी सिसकियां कराहों में तब्दील हो गई थी। स्नाइपर होने के बावजूद वो सिनफे नाजुक थी। खून बहने से उसका जिस्म नक्काहत का शिकार हो गया था। ऊपर से दर्द और तकलीफ और फिर मोटरसाइकिल की बेआराम सवारी। वो बोली, राजा, मुझे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? न जाने वो मशवरा दे रही थी या उसमें मजीद मोटरसाइकिल पर बैठने की हिम्मत नहीं थी। मैं जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। मेरी गैरत गवारा नहीं कर सकती थी कि जख्मी साथी को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं। यूं शायद मेरी जान बच जाती, मगर जमीर की अदालत हमेशा के पछतावे मेरा मुकद्दर कर देती।